हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए लाइव सेशन के साथ। आज का लाइव सेशन कुछ खास होगा क्योंकि आज की हमारी चर्चा का विषय है नथिंगनेस एंड लाइफ। ओशो की फिलॉसफी, ओशो की टीचिंग पर हमारे साथ बात करने के लिए आज जुड़ेंगी ओशो की सेकंड जनरेशन सन्यासिन माँ प्रेम शून्य, जो कि शून्यता यानी नथिंगनेस पर बात करेंगी। और हम इस विषय पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस विषय और इस चर्चा के साथ। Hello, are you able to hear me? Yes, ma'am. Good evening. Very good afternoon. Thanks for having me here. थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन और आज हमारे साथ लाइव जाने के लिए। तो आज का विषय जो हमारा चर्चा का टॉपिक है वो है नथिंगनेस एंड लाइफ पर, मैम। तो पहली चीज तो बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव सेशन में कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरा पहला सवाल मैम आपसे यह है कि ओशो कहते हैं कि शून्यता खालीपन नहीं पूर्णता लाता है। तो आपके अनुभव में शून्यता क्या है? हाउ यू विल डिफाइन इट? आप तो मेरा नाम ही जानते हैं, शून्य है। जी। तो ओशो की देशना को ऐसे समझना थोड़ा कठिन है, मगर शून्यता और पूर्णता दो अलग-अलग चीजें नहीं है। हमारा मन बांट के देखता है तो हमें दो लगती हैं। जहां जहां ऐसा एक उदाहरण ओशो देते हैं कि जहां जहां गड्ढे होते हैं, बारिश में पानी वहीं भरता है। तो जब तक बिल्कुल। शून्यता नहीं है तब तक पूर्णता नहीं है। तो जब आप पूरा अहंकार से शून्य हो जाते हैं तो परमात्मा से पूर्ण हो जाते हो। बिल्कुल। एग्जैक्टली। एक सवाल मेरा ये है कि आपकी जो शुरुआत रही है वो हमने देखा, वेबसाइट जब हमने देखी तो उस पर देखा कि आप 8-9 साल की महज छोटी सी उम्र में जाने लगी थी ओशो के जो आश्रम है। तो इसकी गहराई से हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई इतनी डीप स्पिरिचुअल जाने की तरफ? कैसे रुझान हुआ? जिस एज में मतलब बच्चे मोस्टली खेल रहे होते हैं या फिर लाइक रनिंग एंड प्लेइंग या फिर इधर उधर बस भाग रहे होते हैं, और आप इतनी सी उम्र में ये कैसे जानना हुआ आपका? हम्म, जब आप तो एनवायरनमेंट के साथ बहुत समय बिताते हैं और काम भी करते हैं, तो एक जी। बीज को जब आप लगाते हो जमीन में, तो सभी बीज एक जैसे तो नहीं होते, बिल्कुल। अलग होते हैं। और हर बीज अपने भीतर क्या लिए हुए है वो तो जब वो उगेगा, बढ़ेगा, उसमें फल आएंगे तब पता चलेगा। तो बीज स्वरूप तो हम सब कुछ ही लेकर पैदा होते हैं, मगर हमारा चीफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रुझान किस तरफ है। तो फिर जैसे जीवन में समय बीतता है वो साफ होता जाता है, खुद को भी और बाकी सभी को भी। तो आध्यात्मिक यात्रा अनंत है, और बीच से ही शुरू होती है, बीच में ही समाप्त हो जाती है, ऐसा लगता है, क्योंकि हमारा जीवन काल लिमिटेड है, लेकिन हम्म। है तो अनंत। तो कुछ पहले का भी रहा होगा कि वैसा ही मुझे एनवायरनमेंट मिला, माता पिता का बहुत सहयोग मिला और एक्सपोजर मिला ओशो के ध्यान का, बहुत ही कम उम्र में। तो बीज में जो भी था उसको हवा, खाद सब अच्छा मिल गया, तो वो पनप गया। ऐसा देखती हूँ मैं। हम्म। एक क्वेश्चन जो सभी के दिमाग में आता है वो बहुत जनरल टॉपिक भी है, और वो ये है कि कई लोग ये बोलते हैं कि मेडिटेशन के बहुत सारे अलग अलग विधियां हैं, करने के अलग अलग मेथड्स हैं। लाइक विपस्सना मेडिटेशन है और भी बहुत सारे टूल्स हैं। तो कौन सा मेडिटेशन बेस्ट है एज अ बिगनर, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे उनको?
बहुत सारे ध्यान विधियां हैं जो ओशो ने दी हैं। और आपका टाइप क्या है, उससे सारी चीजें डिसाइड होती है। किसी के लिए नृत्य सहज है तो किसी के लिए मौन में बैठना सहज है, किसी के लिए भागना सहज है। तो इसीलिए ओशो ने अलग अलग विधियां दी है, पूरा बुफे है। तो जिसका जैसा नेचर है, जैसा स्वभाव है, उसको थोड़ा पहले एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, अलग अलग ध्यान करके। हाँ, और बड़े अलग तरह के ध्यान है, ऐसे आंख बंद करके बैठने जैसे नहीं है। इसमें भागते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं, चीखते हैं, भीतर से खाली करते हैं अपने को, कैथारसिस जिसे कहते हैं। सफाई करते हैं अपनी इमोशनल लेवल पे, भाव शुद्धि होती है, मन से जो भी कचरा है बाहर निकलता है। तो अलग अलग विधियां जो जिसको सूट करती हैं, वो पकड़ ले। और उसने बड़ा क्लियरली बोला है, कोई भी ध्यान आप शुरू करते हैं तो 3 महीने तक करिए, हम्म। तभी इससे कुछ काम जो भी होना होगा वो होगा। वैसा है। मैंने मैम एक डिस्कोर्स है ओशो का जो मैंने देखा यूट्यूब पर, और उसमें वो बोल रहे हैं कि सन्यास का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर त्याग कर और चले जाइए हिमालय में, पहाड़ों में बैठ जाइए। सन्यास का मतलब है कि आपका जो अहंकार है, जो गुस्सा है या घमंड है, उसे अलग कर देना अपने आप से। तो मेरा दूसरा सवाल यही है कि क्या सन्यास जीवन से पलायन है या जीवन में गहरे तरीके से उतरना है? आपके अनुसार आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? पलायन तो बिल्कुल ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है। उतरना भी नहीं कहूंगी, जागना कहूंगी। ओशो के शब्द है, जागना। ना भोगो ना त्यागो वरन जागो। ऐसे कई सारी लाइनें हैं, आप भी सुनते होंगे उनको। तो ऐसे बहुत सारी बार वो इन बातों पर चोट करते हैं, गहराई से बोलते हैं कि कहीं नहीं जाना है। और आप एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हिमालय चले गए या कहीं और चले गए, कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि समय और आपका जगह, हवा पानी बदलता है, आपका एक जो रूटीन है वो चेंज होता है, तो आपको अच्छा लगता हम्म। है। मगर जी। कुछ समय जब आप उसमें ठहरते हैं, हम्म, 3 दिन मजा आएगा, 7 दिन लगेगा, अच्छा चलो बस हुआ, 1 महीने बाद कुछ और होगा, 1 2 3 साल बाद वहीं पर हम नया संसार रच लेंगे, हम्म। मित्र फिर बना वही लेंगे। जी। तो मोह अभी अपने परिवार से नहीं हुआ तो जहाँ बैठते हैं उससे हो गया, पेड़ से हो गया, बिल्ली से हो गया, कुत्ते से हो गया। तो क्या बदला, संसार तो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो जी। खाली भाग जाने से भी बात तो बनी नहीं। नहीं तो जितने भी सन्यासी आप देखते हो पहाड़ों में या कहीं पे भी पलायन करके चले गए हैं, तो वो बुद्ध तो नहीं हो गए। जी बिल्कुल। इसीलिए ओशो ने जो कहा है, और जैसा मैंने समझा है, तो संसार में ही सन्यास है। हम्म। तो कुछ छोड़ना नहीं है मगर कुछ जोड़ना है, ध्यान जोड़ना है। तो जब ध्यान जुड़ जाता है तो व्यर्थ की जो भी चीजें हैं ना, वो अपने आप विदा हो जाती है, अपने आप बिल्कुल। हट जाती हैं। तो वो जो सन्यास है वो ऑथेंटिक होता है। हम्म। लेकिन आप उसको यही साधते हो। और हिमालय की शांति में शांति का ज्यादा योगदान है, आपका कम। लेकिन वो शांति जब शहर के बीच में आती है, बिल्कुल। वो आपकी कमाई है। और वो एग्जैक्टली। ध्यान से आती है, और वो आपकी स्वतंत्रता है, कहीं पर भी रहेगी, फिर डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज पर। हम्म। तो बिल्कुल। संन्यास संसार में रह के ही संसार के पार हो जाना है। अमेजिंग। एक अच्छी चीज है जो सबको डेवलप करने के बाद ही आ सकती है, जिसमें कि शायद किसी को कुछ कम, किसी को ज्यादा वक्त लग सकता है इस पर अपने माइंड को ट्रेन करने में, कि वो कैसे शांति अपने भीतर महसूस कर पाए। ट्रेनिंग नहीं कहूंगी, ये माइंड ट्रेनिंग कुछ अर्थ तक ठीक है, लेकिन ये तो ध्यान की बात है। और ये जी। सदते सदते सदता है। मगर ये इस तरह का है, नेक वर्ड यूज किया है ओशो ने ना। नेक मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चोर चोरी करने जाता है,
तो उसके पास हम्म, एक कला है ना, कैसे जाना है, कैसे भागना है, तो वो कोई सीख नहीं सकता, आप पकड़ सकते हो। हालांकि एग्जाम्पल इतना मॉरल नहीं है। जी। हम्म, अगर पॉइंट अगर आप पकड़ ले तो बड़ा सिंपल है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप कल्टीवेट करोगे कुछ, ये थोड़ी पकड़ने वाली चीज है। जब आपको शांत होना आ गया, जब ये जो आपका मन 24 घंटे विचार 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 चलाता है, जब इसे रुकना आ गया, ठहराव आ गया, तो फिर अपने आप होती हैं चीजें, और वो ध्यान से ही आता है, बगैर ध्यान के संभव ही नहीं है। हम्म। एक हमारे फॉलोअर हैं जिनका नाम ऋत्विक है, जो कि एनवायरनमेंट का हमारा पेज फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ सूफिज्म जो म्यूजिक है, जो कल्चर है, उसकी तरफ भी उनका रुझान है। तो ये उनका सवाल था कि हम आपसे ये सवाल उनके बिहाफ पर पूछें कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है और एनलाइटनमेंट है, इसमें क्या डिफरेंस है, और इसके क्या जो है वो अ, हम सिंबल्स या साइंस देखें कि हमें समझ में आए कि पर्सन की अवेकनिंग हो रही है। हम्म। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड एनलाइटनमेंट, है ना? जी। जी। बिग वर्ड्स, हाँ, बहुत बड़े बड़े शब्द हैं ये। तो मैं इतना उसके तर्क जाल में तो नहीं जाऊंगी। अनुभूति है, रियलाइजेशन इज अ बेटर वर्ड। लेकिन अगर आप ये वर्ड को भी थोड़ा, हर शब्द की अपनी एक महिमा है, उसका एक अर्थ है, और वो अनुभवों से बना है शब्द। एटलीस्ट भारत में तो ऐसा ही है ना, हर शब्द का जी। कोई अनुभव था फिर शब्द बना। तो हुँ, अगर इस वर्ड को ब्रेक करो, एनलाइटनमेंट, हाँ, तो एनलाइटन, लाइट तो हम सब समझते हैं, जी। सूर्य भी चमकता है ना, तो जब प्रकाश भी कहते हैं उसको, तो एनलाइटन, भीतरी लाइट। तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्यूबलाइट जल जाएगी। हुँ, ट्यूबलाइट नहीं जलती है। कबीर ने ऐसा कहा है कि 100 सूर्य का प्रकाश एक साथ, ऐसे एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। जी। तो एनलाइटन मीन्स इनर लाइटनिंग। I think we got disconnected. नो, You there? आई थिंक हाँ, सम ग्लिच। I see. तो इनर एनलाइटनिंग, हाँ, जब आपका ही होना, हाँ, योर बीइंग, नॉट नॉलेज, जी। हुँ, आपका होना ही एक्सप्लोजन करता है, तो एनलाइटनमेंट कह सकते हो। एंड हुँ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, now what is spirit, spirituality, है ना? हुँ, तो स्पिरिट, रियलिटी, the reality of spirit, you can say spirituality, ऐसा मैंने समझा है। This is my opinion. Yeah. So what is spirit, and उसकी reality क्या है ना? This is a discovery, this is an inquiry, this is a quest, this is a journey from yourself to yourself, or हुँ, from myself to myself. So it's not that I have to go somewhere, I have to do something, I have to do sadhana somewhere outside. No, this body you see, these senses, ये हमें बाहर ही ले जाती है। तो जब ये सेंसेस भीतर मुड़ जाएंगे ना, 180 डिग्री टर्न, जी। that's the way. What it is, nobody can say. Nobody can say. It's an अनुभूति, एक्सपीरियंस भी नहीं कहूंगी एक एक तरह से। सो मास्टर्स लाइक ओशो हैव सिंप्लीफाइड दिस, उन्होंने बड़ा सरल तरीके से इसको समझाया है अलग अलग प्रवचनों में। तो आप उन्हीं से सुनेंगे तो बेहतर है। मैं तो थोड़ी बहुत जो समझ आई है उनसे सुन सुन के वही शेयर कर सकती हूँ। बट ये दो अलग चीजें नहीं है। बस जो आपके मित्र ने बोला ना, ऐसे अलग वर्ड्स नहीं है, इट्स द सेम एक्सपीरियंस, जस्ट एक्सप्रेस्ड डिफरेंटली। हुँ। मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आज का संन्यास पहले से अलग है, या इसमें कोई बदलाव नहीं आया? पहले से का क्या अर्थ है?
पहले लाइक लोग कहते थे कि आश्रम में रहना एक मतलब पूरा जो एक पैक्ड माहौल होता है उसके दायरे में रहना। लेकिन अब थोड़ा सा लाइक लिबरल ज्यादा हो गया है कि यू आर फ्री, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक सीमाएं हैं, तो इस पर जानना चाहेंगे। हम्म। एक तो है ट्रेडिशनल सन्यास, है ना, जी। जिसमें आप अपने को रनाउंस करते हो, हाँ, हम्म। और अलग अलग परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस है। हम्म। वो सन्यास अभी भी चल रहा है। हाँ, बहुत लोग जुड़े भी हुए हैं इन परंपराओं से। ओशो का सन्यास जो है उसको उन्होंने नाम दिया था नियो सन्यास। और हम्म। उन्होंने ऐसा कहा था, और हमने ऐसा सुना था कि मेरा सन्यासी भगोड़ा नहीं होगा, वो अपनी रोजी रोटी भी कमाएगा और ध्यान में भी गहरे जाएगा, अपनी जिम्मेवारियां भी पूरी करेगा, और अपनी जो आप बोल रहे थे एनलाइटनमेंट या स्पिरिचुअल जी। अवेकनिंग, वो भी साधेगा, उसके लिए भी प्रयास करेगा। दोनों चीजें साथ साथ तो लाइफ, उन्होंने कहा लिव मल्टी डायमेंशनली। तो जो फ्लावरिंग होगा ना, वो हम्म। हर आयाम में है, एक आयाम में नहीं है। तो ये सुनने में आसान लगता है, मगर जीने में आसान नहीं है। बिल्कुल। तो इसे कोई खाली बातें सुनेगा तो लगेगा अरे इसमें क्या है, जैसे हम कर ही रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, कभी कभार चले जाते हैं मंदिर, हो गया। ऐसा नहीं है, यहाँ चुनौती है। चुनौती हर हर क्षण है। कोई आके आपको कुछ कहता है, आप उसको नहीं देखते हो, आप भीतर देखते हो कि मेरे में क्या हुआ। उसने गाली दी तो मेरे भीतर क्या हुआ, गुस्सा हम्म। आया, उसे गाली देने का मन हुआ, क्या मैंने दे भी दी, रिएक्ट कर दिया, तो मर मैं तो सन्यासी हूँ। तो फिर ये क्या हुआ, तो होश साधना होता है। फिर हम ध्यान भी कर रहे हैं, ओशो को सुन सुन के समझ भी आती है, थोड़ी क्लैरिटी भी आती है। तो यहाँ पर विद इन दीज चैलेंजेस जब आप ग्रो करते हो, तो उसकी बात ही और होती है। जो ट्रेडिशनल सन्यास में इतनी नहीं है, आप उनसे मिलोगे बड़े गंभीर हैं, रूखे सूखे, हम्म। जैसे जीवन में कुछ है ही नहीं, निरस। हाँ? जी। तो किसी को भीतर की चमक आ गई तो उसको तो जगमगाना चाहिए ना, बिल्कुल। पर ऐसा तो नहीं दिखता। हम्म। तो नॉट एवरी ओल्ड एंशिएंट थिंग इज राइट। बिल्कुल। कभी कभी पुरानी वाइन तो अच्छी होती है, लेकिन सब्जी रख दोगे तो सड़ जाती है। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। वो वो सन्यास में उसमें से तो जो बदबू आती है ना, चमक नहीं दिखती, तो समथिंग हैज गॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि पर्यावरण और शून्यवाद में क्या समानताएं हैं, लाइक शून्यवाद नथिंगनेस है और पर्यावरण एक अलग विषय है, तो इनमें समानताएं क्या है? पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास का माहौल, हम्म। सराउंडिंग जो हमारी है, जहाँ पर हम एट प्रेजेंट मोमेंट हम हैं, जहाँ पर जिस जगह पर जैसे हम्म। एक होता है पर्यावरण, एक होता है प्रकृति। प्रकृति, नेचर। जी। हम्म। तो प्रकृति सपोर्टिव होती है। कोई भी अगर ध्यान के लिए प्रयास कर रहा है, तो प्रकृति सपोर्टिव इसलिए होती है क्योंकि प्रकृति तो है ही शून्य। हम्म। में कुछ सोच विचार थोड़ी चलते हैं कि बिल्कुल। एक कोई पेड़ आके बोल रहा है आज मेरा मन नहीं है, मेरे को पानी मत डालिए, आज मैं कोई फल नहीं दूंगा। हम्म। नहीं ना, ऐसा तो नहीं होता। हर एक प्रकृति में एक अदृश्य धागा है जो सबको बांधे हुए है, और वो एकदम शांत है, मौन है, हलन चलन नहीं है। हम्म। तो वो जो हम इंसान है, दो पैर पे जब से हम खड़े हुए हैं, हमारा इंटेलेक्ट थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंट हो गया है। हम्म। इसलिए इस इंटेलेक्ट को प्रकृति के साथ रहने में एक तरह का
एनवायरनमेंट मिलता है ध्यान में जाके शून्य होने का। तो ये एक फाउंडेशन बन सकती है। अब हम प्रकृति से इतना टूट गए हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट क्या है? बिल्डिंग, शोर शराबा, रैट रेस वाली लाइफ। बिल्कुल। कई बच्चों ने तो शायद गाय भी देखी नहीं है, टीवी पे ही देखते हैं। हम्म। बिल्कुल, ये भी सच बात है। तो ये कोई अच्छे सिम्टम्स नहीं है। अगर हम नेचर से कट जाएंगे तो हम 24 घंटे मन में ही जी रहे हैं। कम से कम पेड़ के पास बैठ के, फूल के साथ बैठ के, या गाय के साथ, या किसी भी प्राकृतिक चीज के साथ। जी। चीज तो नहीं कहूंगी, क्योंकि उसमें जीवन है, प्राण है। हम्म। तो कोई भी प्राकृतिक ऊर्जा के साथ जाके आप दिमाग तो नहीं चलाओगे, उससे हम्म। बात तो नहीं करोगे कि हाँ भाई कैसे हो, क्या चल रहा हम्म। है, आज मार्केट में क्या समाचार है, नहीं। हम्म। आप शांत बैठोगे ना उसके साथ, हम्म। तो इतना तो उसने मदद किया ना। उसके पास बैठते आप शांत हो जाते हो। क्यों कहते हैं ये जाते हैं कभी कभी टूरिज्म पे, ओ आई फील सो नाइस एंड पीसफुल, व्हाई? बिकॉज सामने जो है वो आपके दिमाग के नॉनसेंस को एंटरटेन नहीं कर रही है। तो वो वाले क्षण हमारे जीवन में से कम ही होते जा रहे हैं। हम यहाँ इस एनवायरनमेंट में लोगों से बात करते हैं, मशीनों के साथ रहते हैं, तो वैसे ही होते जा रहे हैं। तो इसमें तो शून्यता नहीं है, बिल्कुल। ये तो डेथ है। इट्स अ वेरी डेडली लाइफ। प्रकृति के साथ शून्यता को आप जोड़ सकते हैं, हमारे जो अभी एनवायरनमेंट है उसके साथ तो थोड़ा कठिन है। हम्म। यहाँ पर दूसरा सवाल ये है कि आप दूसरी पीढ़ी की सन्यासी हैं। ओशो हम्म। की अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति को कैसे महसूस करते हैं? ओशो सदा उपस्थित है। मैंने कभी उनकी अनुपस्थिति महसूस ही नहीं करी, क्योंकि ये जो तालमेल कुछ ऐसा है कि इसमें समय और स्थान और फिजिकल रियल्म इतना मायने नहीं रखता। जी। जैसे अगर एग्जाम्पल दें, आपके परिवार में सपोज आपके कोई ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर हो, हम्म। वो गुजर जाएं, तो आप उन्हें याद करोगे, करते हो ना? बिल्कुल। जी। तो आप उनको, उनकी उपस्थिति अलग अलग तरह से फील करते हो। हम्म। हम्म? लेकिन जब एक सदगुरु है ना, तो वो एज अ पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी मास्टर एज अ जी। पर्सन नहीं होता, एज अ प्रेजेंस होता है। मतलब वो सिर्फ उनका होना, उनकी प्रेजेंस, उनका ऊर्जा, वो है, अहंकार नहीं रहा। तो आप उसको सुपर कॉन्शियस भी कह सकते हो, एग्जिस्टेंस भी कह सकते हो, एनलाइटनमेंट भी कह सकते हो, जो भी शब्द देना चाहो। वो होते हैं, लेकिन एज अ पर्सन वो नहीं होते। तो वो तो कब के मर चुके। तो उनके सामने भी जो बैठ, अगर कोई बैठा है और आज भी उन्हें सुनता है, कोई फर्क नहीं है उसमें। कोई फर्क जी। नहीं है, बल्कि आज तो वो ज्यादा अवेलेबल है। हाँ, अगर आप उनके बारे में कुछ बोलोगे तो वो कहने तो नहीं आ सकते कि नहीं भाई ऐसा है या ऐसा नहीं है। जी। तो लेकिन कोई भी साधक है, ध्यान कर रहा है, उससे जुड़ा है, हृदय से जुड़ा है, तो आज भी उतने ही मौजूद है। ऐसा कुछ कभी, मुझे तो कभी नहीं लगा। एक सवाल है जो कि अरुण सिंह रत्नू हैं, जो कि राजस्थान से है और हमारे फॉलोअर भी हैं। उनका ये सवाल था कि ओशो के जो लेक्चर्स या डिस्कोर्स हैं, वो एक से दूसरे से, मतलब एक है वो दूसरे से अलग कैसे है? मतलब ये जो, जैसे हम देखते हैं कि वो भगवान के बारे में किसी टॉपिक पर बोल रहे हैं, वहीं दूसरे डिस्कोर्स में वो कुछ और बोल रहे हैं। तो इसमें वो जानना चाह रहे थे कि उनके विचार का क्या था, कि वो किसी डिस्कोर्स में कुछ बोलते थे, किसी में कुछ, ये जानना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना कि वो जी। एज अ पर्सन नहीं थे। अगर वो एज अ पर्सन होते हम्म। तो सोच विचार करके बात करते, और जो कल कहा उसे याद भी रखते।
जी। आपको वो कंसिस्टेंसी ओशो के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एज अ पर्सन है ही नहीं, उनका कोई एजेंडा नहीं है कि कोई मुझे सुने या मुझे कुछ करना है, नहीं नहीं। वो तो अपना गीत गा रहे हैं और रोज गीत अलग होता है। अपने विरोध में भी खुद ही बोलते हैं वो। तो उनको समझना तो नामुमकिन ही है, ऐसे ही समझो। हाँ, आप उन्हें जी सकते हो, समझ में नहीं आएंगे वो, उनके साथ जिया जा सकता है, क्योंकि समझ से तो पार है ना वो। जी। मन को तो वो यूज करते हैं, हम लोग, मन हमें यूज करता है। जी। एक बुद्ध पुरुष मन को यूज करता है, बहुत फर्क है उसमें। तो उन्हें जब बात करनी है, जो कहना है, जो कॉन्टेक्स्ट होगा उस टाइम, सामने कौन बैठा है, बड़े सारे फैक्टर्स हैं। तो जब वो बुद्ध पे बोलते हैं बुद्ध हो जाते हैं, कृष्ण पे बोलते हैं कृष्ण हो जाते हैं, जीसस पे बोलते हैं जीसस हो जाते हैं। अब कोई अगर सारे उनके प्रवचन लेके बैठ जाए कि इसमें तो कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो कैसे होगी। अब मीरा और बुद्ध को कैसे कंपेयर करोगे, एक नाचना नहीं बंद कर रही है, एक कभी हिले भी नहीं। बिल्कुल। ये इसलिए सुनने वाले को लगता है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि अभी आप उन्हें सिर्फ तर्क से सुन रहे हो। ओशो को आप तर्क से सुनोगे तो मिस हो जाएंगे वो ऐसे सुनना है उन्हें कि जैसे आप एक गीत सुन रहे हो। हम्म। अब एक पोएट्री में तर्क वितर्क थोड़ी होता है, भाव होता है बात का। बिल्कुल। जी। तो आप में भीतर कुछ रस जाएगा शब्दों के माध्यम से। उनका मैसेज दो शब्द के बीच में है, हम्म। अगर आप सुन रहे हैं शब्दों को, तो उसकी तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं। दो शब्द के बीच में जो एक मौन का अंतराल है, वो हम्म। सुनना है। हाँ, वो सुनते सुनते आएगा। तो कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसे लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत है, ओशो वेरी इनकंसिस्टेंट दैट वे। मगर उनको सुनने का तरीका आ जाए तो ये बात आप नहीं कहेंगे। एक एक सटल धागा है जो सारी चीजों को बांधा हुआ है, तो पता चलेगा ओशो हर बार एक ही बात कर रहे हैं, उसके हम्म। अलावा तो वो बात ही कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जी। वो सब सुनने की कला पर है। हर्षित हैं जिनका सवाल था कि ओशो को जो सुनते हैं तो मतलब वो बोलते थे कि ही इज अगेंस्ट बिलीफ सिस्टम, उनका कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था। तो हर्षित का बोलना है कि जरूरी है कि ओशो को सुनने वाला मतलब वैसे ही विचारों का हो, या वो अगर गॉड पर बिलीव करता है और ओशो की बातों को भी सुनता है तो ऐसा भी एक तालमेल हो सकता है और चल सकता है। उनके दरवाजे पे तो ताला है ही नहीं। हम्म। सभी सुन सकते हैं। आपकी समझ अभी बड़ी सिंपल सी चीज है, साइंस है ना, ग्रेविटी। जी। तो क्या ग्रेविटी ये बोलेगी कि अगर आप बिलीवर हो तो मैं काम करूंगी, अगर आप हम्म। नॉन बिलीवर हो तो मैं काम नहीं करूंगी? नहीं है ना ऐसा। जी। और ग्रेविटी हर जगह एक ही है, बिल्कुल। यूनिवर्सल है ना। अमेरिका एग्जैक्टली। का बिलीफ सिस्टम कुछ हो, पैलेस्टीन का हो, इसराइल का हो, पाकिस्तान का हो, रशिया का हो, फ्रांस का हो, ग्रेविटी तो हर जगह एक सी ही है। बिल्कुल। तो ये तो हमारे मन के डिविजन्स हैं, रियलिटी में थोड़ी ना है ये सब। हम्म। भूख भी सबको लगती है ना। बिल्कुल। ऐसा ही किसी को ये प्यास लगती है खुद को जानने की कि अच्छा चलो मैं जीवन जी रहा हूँ, जी रही हूँ, पर मैं हूँ कौन? इन आंखों से कौन देख रहा है, ये बात कौन सुन रहा है, कौन कह रहा है, भीतर क्या है? जब ये प्यास होती है ना, फिर ये हम्म। बातें गौण हो जाती है आपका। वो बस रेज्यूमे जैसा है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। डिजॉल्व हो जाता है वो। मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके लिए, तो उनपे क्या, वो आप इग्नोर करते हो कि छोड़ो बेकार की बातें आई। तो इट्स आप कितने सच्चे हो, कितने ऑथेंटिक हो, और आपका एजेंडा क्या है, क्या चाहते हो आप। तो हम्म। आप ज्यादा मैटर करते हो बजाय कि मास्टर क्या कर रहा है। आपकी तैयारी है तो आप बिलीवर हो, नॉन बिलीवर हो, आओ ध्यान करो। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैग्मेटिक है। ध्यान करिए, आपको अनुभव मिलेगा। ओशो को सुनिए, वहां से आपको समझ विवेक शक्ति मिलेगी, बस।
हम्म। कि आप मतलब कैसे अपने जीवन में ओशो की टीचिंग्स को लागू कर पाते हो, कितना समझकर उसे अपने जीवन में उतार पाते बिल्कुल, हो, एक प्रकार से। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी से सब डिटरमाइन होता है। और मेरा आखिरी सवाल मैम आपसे ये है, और वो भी एहतेशाम है, जिन्होंने ये पूछा है कि ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी में डिफरेंस थे, क्योंकि जो जिद्दू कृष्णमूर्ति थे वो मेडिटेशन के भी अगेंस्ट थे। वो बोलते थे मेडिटेशन से भी कुछ नहीं होता है, आपको ट्रुथ को खुद जानना होगा, सब कुछ आपको खुद ही जानना होगा, कोई भी टूल कुछ काम नहीं कर सकता है। और वहीं मोशों का देखते हैं कि उन्होंने कुछ मेडिटेशन लाइक टूल्स भी प्रोवाइड करे लोगों को, कि वो ध्यान के जरिए अपने भीतर उतर सकते हैं और अपने गहराई में जाकर सच्चाई को जान सकते हैं। तो इस पर सवाल था उनका कि आप कैसे अपने विचारों को व्यक्त करेंगे ओशो और जिद्दू कृष्णमूर्ति के बीच में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नॉट कंपेयर। आप कैसे कंपेयर करोगे? आप कभी पूछते हो कि एक आम के पेड़ में और एक गुआवा के पेड़ में क्या सिमिलैरिटी है, क्या अलग है? ये जी। हमारी मूर्खता है कि हम हर चीज को कंपेयर करना चाहते हैं। जरूरत क्या है? सबका अपना अपना खिलाफ है। कुछ फूल ऐसे खिलते हैं, कुछ फूल ऐसे खिलते हैं। अब वो बोले हम्म। कि मेरे को ये वाली खाद दोगे तो मैं मर जाऊंगा, आप बोलो नहीं नहीं ये वाली खाद तो जरूर दूंगा क्योंकि दूसरे फूल को यही दी है। ऐसा नहीं। तो ये एक एंगल है। हम्म? दूसरा एंगल, अगेन, ऑब्जेक्टिव क्या है? हम्म। कोई भी गुरु है, उसके पास कोई भी आता है, हाँ, खुद को जानने के लिए आता है, अलग अलग कारणों से भी आते हैं लोग। जी। ट्रूथ इज दैट विच वर्क्स। तो किस पे क्या काम कर गया, किसको पता है? व्यक्ति को ही पता होगा ना। हम्म। मेडिटेशन से कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, एक तल पे ठीक है। स्टैंड पॉइंट क्या है? इधर कृष्णमूर्ति कहे समझ में आती है बात, लेकिन आज का बच्चा बोले तो वो नहीं ना। हम्म। बिल्कुल। तो वो तो आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते हो फिर। हम्म। आपने बिना खुद करे, प्रयास नहीं किया। जी। बिना करे तो बैठे ही है ना, बिना करे तो जी ही रहे हो। जी। क्या जीवन अच्छा है? जीवन में बड़े फूल खिल गए? नहीं, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंग्शियसनेस, ओवर स्पीडिंग ऑफ थॉट्स, ओवर हम्म। थिंकिंग, जी। अल्कोहल, ड्रग्स, दैट्स ये है जीवन? तो फिर तो ध्यान करने से बदलेगा या बगैर ध्यान करे बदलेगा, दोनों को देख लो करके। तो हम्म। जब ध्यान करेगा कोई तो फर्क लगेगा उसको अपने जीवन में। बड़ा बिल्कुल। स्वाभाविक है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। आप दोनों रास्ते चल के देख लो कौन सा आपको समझ में आता है। तो स्टैंड पॉइंट क्या है? अगर एक बिल्डिंग है, उसमें मान लो 50 फ्लोर्स है, जी। कोई ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, कोई 10th पे खड़ा है, कोई 20th पे खड़ा है, कोई 50th पे खड़ा है, तो सबको दृष्टि अलग अलग मिलेगी ना। बिल्कुल। क्योंकि कोई किसी से ऊपर होगा और वहां से वो व्यू अलग देख पा रहा होगा। सिंपल। मगर आप भी जा सकते हो। तो जब बिल्कुल। कृष्णा मूर्ति या कोई भी सदगुरु ये बोलता है ना कि ध्यान, तो वो वहां से देख के बोल रहे हैं। 50th एग्जाम्पल दे रही हूँ, एग्जाम्पल की भी लिमिटेशंस जी। होती हैं। मगर वो उस हाइट से देख रहे हैं। हाँ, वहां पर ध्यान की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं? हम तो ग्राउंड फ्लोर पे है ना। हम्म। तो हमें तो बिल्कुल। है। तो ओशो ने भी कहा है ध्यान इज अ डिवाइस। ध्यान आप शुरू में करो, फिर एक समय ऐसा आएगा जब ध्यान आपका 24 घंटे स्वयं घटेगा। श्वास भी तो चल रही है ना 24 घंटे। फिर छूट जाएगा, लेकिन तब तक तो करो। जब तक कि आपको आवश्यकता है, जब कि तक आपको वो बीमारी ध्यान है, करने तब की। तक, जब तक आपको बुखार होता है खाते हो ना पैरासिटामोल, बिल्कुल। ठीक हो जाते हो तब थोड़ी जरूरत पड़ती है। हम्म। लेकिन हम कृष्ण मूर्ति को सुन के सोचते हैं कि हमें तो बुखार है ही नहीं। वहां हम्म। गड़बड़ है, वहां गड़बड़। थैंक यू सो मच मैम, आज कनेक्ट करने के लिए हमारे साथ, और इतने सारे जो ऐसे सवाल थे जिनके आपने बड़ी खूबसूरती से उत्तर दिए। तो जाते जाते हमारा एक फॉर्मेट है कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे पॉजिटिव, पर्यावरण और प्रकृति के रिगार्डिंग संबंध में। वेल, पॉजिटिव नेगेटिव तो साथ साथ चलता है ना। तो एक पकड़ोगे तो दूसरा साथ ही आएगा। तो वो हम्म। द्वैत के खेल में नहीं जाएंगे।
बाकी ठीक। प्रकृति के साथ समय बिताना है तो जरूरी है। जब उसके हम्म। साथ समय बिताएंगे तो अपने आप सारी चीजें ठीक होंगी। है ना? ऐसे हम कह दें कि रोज एक पेड़ लगाओ, कौन लगाएगा? नहीं। लेकिन अगर कोई समय बिताएगा रोज और देखेगा पेड़ के साथ या किसी पशु पक्षी के साथ कि उसको कुछ पीड़ा है, तो बड़ा स्वाभाविक है हमारा उनके लिए कुछ करना। हम्म। वो भी तो हमें इतनी ऑक्सीजन देते हैं, वो देना बंद कर दे तो हम तो एक दिन भी नहीं जी सकते। तो हम एग्जैक्टली। टूट गए हैं अपनी ही प्रकृति से भी। जो भीतर की प्रकृति है उससे तो टूट ही गए हैं, बाहर से भी हम्म। टूट गए हैं। तो अगर थोड़ा प्रकृति में समय बिताएं और अ, शून्य होके बैठे, उसके बारे में थीसिस नहीं लिखनी, रिसर्च नहीं करनी, हम्म। उसके साथ जैसे अपने किसी कोई मित्र आया हो उसका हाथ पकड़ के आप बैठते हैं तो अच्छा लगता है ना। बस ऐसे ही किसी पेड़ के साथ, किसी पशु पक्षी के साथ समय बिताना है शांत होके, फिर उतना ही काफी है, फिर सब होगा, अपने से होगा। बट हम बहुत डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो हमें लौटना चाहिए अब। मेरा ऐसा देखना है कि लौटना चाहिए प्रकृति में, और वो सहयोग बनेगी खुद के भीतर भी ठहरने में, अपनी प्रकृति को भी जानने में। हम्म। तो जहां पर भी हम रहते हो, जैसी भी लाइफस्टाइल में रहते हो, कम से कम 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। तो 1 घंटा कम से कम दे, वो भी काफी होगा। जी, यहाँ पर सवाल किसी ने पूछा है, एहतेशाम है, डू यू थिंक ओशो वाज एथिस्ट और थीस्ट? इनकरेक्ट क्वेश्चन, रियली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड ओशो, बट हाँ, एक जगह पर वो एयरपोर्ट पे थे और वहां पर इमिग्रेशन ने फॉर्म उन्हें दिया, तो उसमें इसी तरह के ऑप्शंस थे। तो ओशो रोट एग्नोस्टिक प्लस, हम्म। दैट वाज हिज आंसर। उससे आप क्या समझेंगे ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच मैम आज कनेक्ट करने के लिए, और इतने सारे जो प्रश्न थे उनके बड़ी ही खूबसूरती से, जैसे मैंने बोला, आपने जवाब दिए बखूबी के साथ। तो थैंक यू सो मच कनेक्टिंग विद अस, और आज पर्यावरण और इसके अलावा शून्यता पर बात करने के लिए, जो कि बहुत ही अहम मुद्दा है कि हम प्रकृति के साथ कैसे समय बिताएं और अपने भीतर उतर कर जो सच्चाई है उसे भी हम डीपली जान सकें। In some discourses he was against God, but in some he was in support. He is never against and he is never in support for anything. He is actually beyond. So it's very difficult for us to understand. But I will introduce a word. वो उन्होंने भगवान की बात नहीं करी है, भगवत्ता की करी है, नॉट गॉड, गॉडलीनेस। तो गॉडलीनेस इज अ क्वालिटी, नॉट अ नाउन, और हम्म। वो सभी में है। आप कितना जीते हो उसमें वो बात है। तो गॉडलीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन गॉड, एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, उन्होंने क्लियरली बोला है। लेकिन साथ में भगवत्ता को ऐसे शालीनता से उन्होंने बयां किया है, तो उसको आप थोड़ा समझोगे और समझने का तरीका जियोगे। जस्ट फॉर 1 आवर यू कैन एक्सपेरिमेंट कि 1 घंटे के लिए मैं एकदम भगवत्ता में जीऊंगा जैसे भगवान हूँ। तो देखिए आप में क्या क्या परिवर्तन हो जाएगा मात्र 1 घंटे में। बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आज के हमारे लाइव सेशन की गेस्ट थी माँ प्रेम शून्यो, जिन्होंने शून्यता पर बात करी। और हमारे अगले गेस्ट कौन होंगे इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। जब तक के लिए हम ओशो की शिक्षाओं को कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, उसे लागू करते हैं और उसे साथ ही साथ जीते भी, ये आप पर हम पर निर्भर करता है कि हम एक बेहतर समाज कैसे बनाते हैं, चाहे वो फिर प्रकृति से ही संबंधित हो या फिर रोजमर्रा की दिनचर्या। तो तब तक के लिए नमस्कार आप सभी को, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और बने रहने के लिए धन्यवाद।